हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक में 5वां अध्याय है औरतों ने बदली दुनिया। और दोस्तों, यह अध्याय से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा पार्ट है। यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और आपको पता चलेगा कि हमारे भारत देश में एजुकेशन के लिहाज से स्त्रियों का औसत कितना है और पुरुषों का औसत कितना है। और आज से तकरीबन 1961 या 71 में जब जनगणना की गई थी तब भी स्त्रियों में एजुकेशन का लेवल कम था और 2011 की जनगणना के अनुसार भी स्त्रियों में एजुकेशन का लेवल कम है। और ऐसा क्यों है, सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक 5वां अध्याय है औरतों ने बदली दुनिया। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, यह टाइटल से एक अच्छा आर्टिकल यह अध्याय में दिया गया है कि आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। हमारे भारत देश में प्रति कितने साल में एक बार जनगणना की जाती है? हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे भारत देश में 2011 में कौन से नंबर की जनसंख्या की गणना की गई थी और सबसे पहले हमारे भारत देश में जनगणना किसने करवाई और कब करवाई? यदि आप जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। दोस्तों, हम जब जनसंख्या की गिनती करते हैं तो जनसंख्या की गिनती ही केवल नहीं करते, लेकिन लोगों की आयु क्या है, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है, वो कौन से काम करते हैं, यह सभी जानकारी एकत्रित की जाती है। और यह एकत्रित की गई इंफॉर्मेशन के जरिए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों का आकलन करते हैं, जैसा कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, स्त्री और पुरुषों का अनुपात क्या है, यानी कि सेक्स रेशियो कितना है। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत देश में दोस्तों स्त्री पुरुष लिंगानुपात कितना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यदि आपको नहीं पता है तो सेंसस 2011 से जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो हमने बनाकर जी के 2020 चैनल पर अपलोड किया है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था, यानी कि जो भी व्यक्ति 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का हो और वो केवल अपना नाम भी लिख सकता हो तो उन्हें शिक्षित माना गया। और इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 1961 की बात की गई है। सोचिए कि उस वक्त पुरुषों का एजुकेशन लेवल कितना था? 40%, यानी कि 100 व्यक्तियों में से 40 व्यक्ति ही पढ़े लिखे थे। यदि वो केवल एक भाषा, यहां तक कि अपना नाम ही लिख सकते थे तो उन्हें शिक्षित माना गया। और महिलाएं 15% ही शिक्षित थी, यानी कि वो पढ़ी लिखी थी। लेकिन वर्तमान में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। आपने चारों आंकड़े याद रख लिए। 1961, 2011, मेल फीमेल मेल फीमेल। तो 1961 में 40% पुरुष पढ़े लिखे, 1961 में 15% महिलाएं पढ़ी लिखी।
2011 में 82% पुरुष पढ़े लिखे और 2011 में 65% यानी कि 65% महिलाएं पढ़ी लिखी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में या शिक्षित महिलाओं की संख्या काफी कम थी 1961 में भी और 2011 में भी कम है। यहाँ पर है तकरीबन 17% और यहाँ पर है 25% का फासला। तो इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। मैंने आपको बताया कि 2011 में पुरुषों का एजुकेशन लेवल है 82% और स्त्रियों का एजुकेशन लेवल है 65%, यानी कि वर्तमान में भी यह फासला 17% बना हुआ है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं, यानी कि बीच में ही विद्यालय छोड़ देना मतलब ड्रॉप आउट हो जाना, यानी कि अपना जो अभ्यास है एजुकेशन है वो बीच में ही छोड़ देना। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यह दोनों जाति के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल है। यहां आप देख सकते हैं स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर 2014-15 का यह सारा टेबल है और यहाँ प्रतिशत में यह आंकड़े दर्शाए गए हैं। और यह टेबल कहाँ से लिया गया है? एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस MHRD 2018 से यह आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। और यहाँ स्कूल का स्तर देख सकते हैं कि प्राथमिक कक्षा यानी कि कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक कक्षा यानी कि कक्षा 6 से 8, माध्यमिक कक्षा कक्षा 9 से 10। और यहाँ सब कैटेगरी, यहाँ अनुसूचित जाति, यहाँ अनुसूचित जनजाति। यहाँ पहले तो टेबल को ध्यान से देखिए कि यहाँ यह कैटेगरी में यहाँ ड्रॉप आउट रेशियो प्राइमरी कक्षा में सिर्फ 4.13 है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में यह आंकड़े से ज्यादा ड्रॉप आउट रेशियो है। यहाँ तक कि अनुसूचित जनजाति में ड्रॉप आउट रेशियो है 6.93%, 6.93% और यहाँ है 4.13%। यहाँ उच्च प्राथमिक कक्षा यानी कि कक्षा 6 से 8, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ड्रॉप आउट रेशियो प्रतिशत में दर्शाया गया है 4.03, यहाँ पर है 5.51%, जबकि अनुसूचित जनजाति में यह ड्रॉप आउट रेशियो है 8.59%। और यहाँ माध्यमिक कक्षा में चौंकाने वाले आंकड़े सामने है, यहाँ ड्रॉप आउट रेशियो है 17.06%, अनुसूचित जाति में 19.36%, अनुसूचित जनजाति में यह काफी ज्यादा है 24.68%। और यहाँ यह भी देख सकते हैं कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो यहाँ पर कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो यहाँ से यह टेबल के आधार पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। यह क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और उनका उत्तर क्या हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ दर्शाया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, तो हमें उत्तर लिखना चाहिए। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दिखाया गया है, जो टेबल में मैंने आपको दिखाया, जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के लड़कियां इनमें शामिल है जिन्हें या तो पढ़ने का या ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं? तो टेबल में मैंने आपको बताया कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर हमें सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिख रहे हैं। यहां देख लो कि माध्यमिक कक्षा में ड्रॉप आउट रेशियो सबसे ज्यादा है, यहां पर 17%, 19% और यहां 24% के आसपास है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? नीचे दी गई तालिका में विभिन्न लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दिखाया गया है,
जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के लड़कियां इनमें शामिल है, जिन्हें या तो पढ़ने का या ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अगला क्वेश्चन था कि शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं? तो शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर हमें सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है? तो उनका उत्तर हमें देना चाहिए। आदिवासी वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसीलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था। तो एक बार फिर से देख लो कि आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है? तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसा कि देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है न ही शिक्षक। दूसरा रीजन हो सकता है कि यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है और बहुत से बच्चे इसीलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। मैंने एग्जाम्पल बताया ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओके, और संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। दोस्तों, यह टेबल में हमने देखा कि सब वर्गों के यहाँ लड़कियों की जो स्कूल छोड़ने की ड्रॉप आउट रेशियो है वो अनुसूचित जाति में ज्यादा है, यहाँ पर 24.40%, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सब कैटेगरी में 16.88%। तो आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावनाएं कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम है। क्या दोस्तों? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती है, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही है। यानी कि मुस्लिम लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा क्यों? दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन के उत्तर में मैंने आपको बताया कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चे बीच में ही स्कूल क्यों छोड़ देते हैं। तो रीजन है, देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है न ही शिक्षक। दूसरा रीजन हो सकता है कि यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए साधन जैसा कि बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। और भी कारण हो सकता है, जैसा कि बहुत से बच्चे इसीलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ।
पिछले एक अध्याय में मैंने आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी बताई थी। आगे बात करें तो प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर दी गई तालिका में से लेकर दंडारेख के रूप में दर्शाइए। इमेज में आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको टेबल बताया था, यह टेबल आपके पास जो टेक्स्ट बुक है इनमें दर्शाया गया है और यह टेबल को आपको एक दंडारेख के रूप में दर्शाना है। दो आंकड़े आपके लिए दंडारेख के रूप में यहाँ दर्शाए गए हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दोस्तों दो आंकड़े दर्शाए गए हैं दंडारेख के रूप में। ओके, 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करें। यानी कि टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री ने 2014 में एक अभियान शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो हमें यह अभियान के बारे में क्या लिखना चाहिए कि यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदल दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यह तीनों की एक संयुक्त पहल है। इससे लिंग चयनात्मक गर्भपात और गिरते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो 2011 में प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां था। क्या दोस्तों, यह सेक्स रेशियो 2011 में कितना था? 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी थी? 918। आगे कुछ महिला आंदोलन की बात करें जो यह अध्याय में दी गई है। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। वर्तमान में दोस्तों राइट टू एजुकेशन के तहत महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी है जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं दोस्तों, कोई भी परिवर्तन एजुकेशन के जरिए ही आ सकता है। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि कई पुरुष भी ऐसे हैं जो महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि महिलाएं आंदोलन चला रही है। और दोस्तों, यदि किसी महिला के साथ भेदभाव किया जाता है तो महिलाएं अभियान भी चलाती है। देखो, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। दोस्तों, यह आंदोलन के फलस्वरूप कुछ नए कानून भी बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ पोस्टर नीचे पड़े हैं और यहाँ पर एक पोस्टर पर लिखा गया है वुमेन आर नॉट फॉर बर्निंग, यानी कि महिलाएं जलाने के लिए नहीं है। यह पोस्टर में ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि यदि ससुराल पक्ष द्वारा किसी महिला को दहेज न मिलने के कारण जलाया गया है, इसीलिए शायद यह पोस्टर लिखा गया है। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। क्या? महिला आंदोलनों के फलस्वरूप 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने
दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। कब? 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नव विवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। एक सत्या रानी का एग्जाम्पल इमेज में आप देख सकते हैं। सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी हुई इमेज में आप देख सकते हैं सत्या रानी। आगे दोस्तों, जागरूकता बढ़ाने में यहाँ जो हमें बात समझाई गई है कि हमारे समाज में जागरूकता बढ़ाने में महिला आंदोलन किस तरह मददरूप हो सकता है। तो औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाती है। दोस्तों, जागरूकता बढ़ाने में भी महिला आंदोलन महत्वपूर्ण कार्य करता है। कैसे? तो कि गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। वो विरोध भी कर सकती है। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही एक हिस्सा है। 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? 8 मार्च इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती है। कब? 8 मार्च को। हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में इमेज आप देख सकते हैं कि यह तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही है। तो दोस्तों, हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर दी गई तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ इसी के साथ यह अध्याय हम खत्म करते हैं। आने वाले वीडियो में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है और हमारे देश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, यदि आपने कोई किस्से कहानी सुनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, ये वीडियो अच्छा लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।